से काम करता था, मेंडल्स टेक्निक। मेंडल की टेक्निक में सबसे पहली स्टेप आती है फॉर्मेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग लाइन, या इसी को बच्चों एक नाम और दे सकते हैं प्योर लाइन, या एक नाम और दे सकते हैं होमोजाइगस लाइन। फॉर्मेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग लाइन, प्योर लाइन या होमोजाइगस लाइन। अब ये क्या होता है स्पेसिफिक है, मेंडल बच्चों जब भी किसी भी क्रॉस की शुरुआत करता है, वो ध्यान सुना, चाहे वो मोनोहाइब्रिड हो चाहे वो डायहाइब्रिड हो, कोई भी क्रॉस करता, हर क्रॉस की शुरुआत वो हमेशा प्योर पेरेंट से करता है। यानी उसका सबसे पहला टारगेट था कि कैसे भी करके प्लांट कैसे बनाया जाए प्योर। प्योर का मतलब होमोजाइगस। जब भी मैं आगे प्योर शब्द बोलूं समझ जाओगे, और इम्प्योर बोलूं तो हेटेरोजाइगस। मेंडल का टारगेट था कि पहले प्लांट को प्योर बनाया जाए। अब एक बात का मुझे जवाब दीजिएगा, अगर मेरे पास ये प्लांट टॉल है तो बताइए, और एक ड्वार्फ भी है, मैंने कहा इसे ड्वार्फ का जीनोटाइप लिखिए। मेरे ख्याल से इतना सीख चुके होंगे, ड्वार्फ के लिए हमेशा क्या लिखेंगे, और टॉल के लिए कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा कैपिटल टी है तो क्या ये तो प्योर है, और ये वाला क्या इम्प्योर हो गया। अब हमें ऐसा टोल चाहिए जो प्योर। अच्छा मैंने मान लीजिए प्लांट आपके सामने रखा, ये प्लांट है, ये टोल ही है। मुझे बताओ ये कैपिटल टी है कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या प्लांट के ऊपर लिखा था IMTT? नहीं। तो हमें ऐसा प्लांट तैयार करना है जो पूरी तरह से प्योर हो, यानी अपना पहला टारगेट है प्योर लाइन। अब इस प्योर लाइन बनाने के लिए मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले बच्चों जो सीड होते हैं उन सीड्स को रैंडमली लगा दिया। मतलब ये सीड्स दिए और इन सीड्स को उठा के उसने मतलब गार्डन लगाया। उसमें उसने देखा कि कुछ प्लांट यहाँ टॉल बने, कुछ द्वार बने, कुछ टॉल बने, कुछ द्वार बने, कुछ टॉल बने, कुछ द्वार बने, कुछ टॉल लगे, कुछ द्वार लगे, ऐसे सारे प्लांट थे। मेंडल को यहाँ जरूरत टॉल की है, बताइए किसके लाइन बनानी। तो मेंडल इसमें से क्या करता, जितने जितने आपको द्वार दिख रहे ना, इन सबको यहाँ से हटाता, इसको बाहर फेंक देता, इसको बाहर फेंक देता, इसको बाहर, इसको बाहर, बताइए क्या बचा है। और बाकी सारे द्वार को बाहर, सारे द्वार को हटा के बाहर फेंक देता, क्या बचा केवल टॉल। तो उसने केवल टॉल को सिलेक्ट किया और द्वार को रिमूव कर दिया। अब जो रिमेनिंग टॉल थे, इन रिमेनिंग टॉल के अंदर उसने यहाँ पर सेल्फिंग कराई। और आप जानते हो पी का फ्लावर वैसे क्लोज ही होता है। बताओ नेचुरली क्या होगा, जब सेल पोलिनेशन होगा तो क्या इसके पोलन ग्रेन क्या इसके ओव्यूल को फर्टिलाइज करेंगे। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा उस जगह पे बनना शुरू हो जाएंगे सीड्स। बताओ यहाँ क्या बनना शुरू हो गए, मेंडल ने सारे सीड को कलेक्ट किया, इसके भी सारे सीड्स, यहाँ भी सारे सीड्स को कलेक्ट किया। मेंडल बच्चों बड़ा कंट्रोल करता था, एक भी सीड खुद नहीं खाता। अच्छा उसने सारे के सारे सीड्स जितने भी मिले सबको इकट्ठा किया और उनको फिर ग्रो किया। अच्छा जब ग्रो करके देखा तो मेंडल ने बात नोटिस की कि यहाँ टॉल और ड्वार्फ दोनों आ रहे थे, लेकिन एक बात तो देखता है कि अब रिलेटिवली ड्वार्फ कम हो जाते हैं। मतलब यहाँ ड्वार्फ अगर ज्यादा थे तो यहाँ थोड़े। फिर बच्चों उसने रिमेनिंग ड्वार्फ को उठा के फिर से बाहर फेंक दिया। बताइए क्या बचा है, टॉल। फिर इन टॉल के अंदर अगेन उसने सेल्फिंग की। अब बच्चों वो ये सेल्फिंग फिर करवाई, फिर करवाई, फिर करवाई। ये सेल्फिंग उसने कई बार करवाई, और ये बच्चों तब तक सेल्फिंग कराता रहा जब तक कि ड्वार्फ आना बंद ना हो जाए। कई बार सेल्फिंग कराई, एक बार भी कंटिन्यूस सेल्फिंग। जब उसने बहुत सी बार सेल्फिंग कराई जब तक कि ड्वार्फ आना बंद ना हो जाए। मान लीजिए फिर सेल्फिंग कराई, यहाँ पर उसने देखा कि सारे के सारे टॉल आ रहे, लेकिन एक प्लांट अभी भी ड्वार्फ है, एक अभी भी ड्वार्फ है। तो फिर बच्चे उसको बाहर फेंकता, फिर सेल्फिंग कराता। मतलब वो सेल्फिंग कई बार कराता गया जब तक कि ड्वार्फ आना बंद ना हो जाए। फिर सेल्फिंग करा के देखा, अब उसने देखा सारे के सारे टॉल आ रहे। अच्छा इनकी भी सेल्फिंग करा के देखा, फिर टॉल आ रहे, ड्वार्फ आना। तो जैसे ड्वार्फ आना बंद हो गए, हर बार टॉल टॉल आ रहे थे, तो समझने लगा कि इसका जीनोटाइप कहीं ना कहीं कैपिटल टी है। अच्छा टॉल है तो कैपिटल टी है, उसने कहा इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है ही नहीं। जरा सोचो, इमेजिन करो, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होता, हम करा रहे हैं सेल्फिंग, जीनोटाइप बोलो। हाँ जेनेटिक्स में जैसे पूछा जाओ कैपिटल टी, बताओ इधर से स्मॉल टी आएगा, इधर से स्मॉल टी, तो प्लांट क्या बन जाएगा। अब बताओ ड्वार्फ बना, ड्वार्फ आना बंद हो गए, इसका मतलब ये हो नहीं सकता। तो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो कभी ना कभी ड्वार्फ आता। मैंने क्या कहा ड्वार्फ आना, तो इसका मतलब श्योर है कि कैपिटल टी है। बताओ सेल्फिंग कराओ, कैपिटल टी। अब समझ अच्छा जाते ना, ड्वार्फ आएगा नहीं, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि स्मॉल टी है ही नहीं। क्या यहाँ ड्वार्फ आना बंद हो गए, इट मींस ये श्योर है कि कैपिटल टी समझे। अच्छा कैसे पता चल गया कि कैपिटल टी ड्वार्फ आना बंद हो, क्योंकि स्मॉल टी होता तो कुछ तो ड्वार्फ आते ना बेटे। अब कई जनरेशन तक ड्वार्फ आ ही नहीं रहे, इसका मतलब श्योर है कि कैपिटल टी। अब सभी बच्चों बताना प्योर इम्प्योर, अब सभी बच्चों बताना प्योर इम्प्योर। प्योर तो लाइन का नाम बन गया प्योर लाइन, ये समझे। बताइए ये जो प्योर लाइन बनाई इसके लिए हमने सेल्फिंग कराई या क्रॉस, एक बार या कई बार। तो प्योर लाइन बनाने के लिए किया जाता है कॉन्टिन्यूस सेल्फिंग। प्योर लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन। बताइए हमने किसका सिलेक्शन किया, टॉल का, क्योंकि द्वार को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। अरे बात समझे, ये भी बच्चों नीट में है क्वेश्चन है, मेंडल प्योर लाइन कैसे बनाता, क्या आंसर आएगा, कॉन्टिन्यूस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन। अरे बात सुना, तो जितनी बार सेल्फिंग कराते जाओगे ना प्योर लाइन बचे। इसको एक बार मैं आपको मैथमेटिक्स समझाऊंगा, आगे जब मोनोहाइब्रिड को पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा। कभी आपसे पूछे मेंडल ने प्योर लाइन कैसे बनाई, एक बार सेल्फिंग या कई बार, तो क्या लिखेंगे हम, कॉन्टिन्यूस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन। देखो खास बात, ये तो बच्चों मैंने टॉल की लाइन बना दी, अब मुझे चाहिए द्वार। बताओ द्वार बनाने के लिए अब आप तरीका समझाओ क्या करूं। चलिए इस बार मैंने रैंडमली सीट लगाया, कुछ प्लांट द्वार, कुछ टॉल, कुछ द्वार, कुछ टॉल, कुछ द्वार, कुछ टॉल। अब क्या करें, क्या टॉल को हटा दें इस बार, चलिए सारे टॉल को हटा दिया। अब बचे हुए क्या थे, अब द्वार पे क्या कराए, क्या सेल्फिंग करा दें। चलिए सेल्फिंग कराएंगे, फिर क्या मिलेंगे, सीड्स। सारे सीड्स को उठा के हमने ग्रो किया। बताइए टॉल द्वार क्या दोनों आएंगे, सोचो सोचो, क्या ये द्वार पाएगा, बोलो बोलो द्वार। अच्छा एक बार टॉल क्यों नहीं आया, द्वार का जीनोटाइप बोलो स्मॉल टी। हमने क्या कराई सेल्फिंग, बताइए इस पे टॉल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कैपिटल टी है ही नहीं, तो क्या सारे द्वार पे आएंगे। तो बताइए ये जीनोटाइप बोलो स्मॉल टी बोलो, ये बताइए लाइन का नाम प्योर लाइन, लेकिन ये प्योर लाइन किसकी, द्वार की, और ये प्योर लाइन टॉल। किसकी लाइन बनने में टाइम लगा, टॉल या द्वार, डोमिनेंट या रिसेसिव। तो मेंडल को बच्चों डोमिनेंट की लाइन बनाने में मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो रिसेसिव होता है वो तो पहले से ही प्योर है। रिसेसिव तो पहले से ही प्योर होता है, किसकी लाइन बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि डोमिनेंट में या तो कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी, तो उसके बनाने में मेहनत लगती है। अब मैं आपसे कहूंगा हाइट के रिस्पेक्ट में कितनी लाइन बनाएंगे, बोलो कौन कौन सी दो। एक तो हम प्योर भी बोलेंगे, प्योर टॉल की, और एक प्योर द्वार की। चलिए अब बताइए फ्लावर कलर में कितनी बनेगी, हाँ बोलो बोलो बोलो, दो कौन कौन सी। प्योर तो लिखा हुआ है वॉयलेट, और किसमें टाइम लगेगा, क्यों, वेरी गुड। सीड कलर में बोलो कौन कौन सी, येलो और किसमें टाइम लगेगा, पोर्ड कलर में बोलो, ग्रीन और किसमें टाइम लगेगा, पोर्ड के शेप में, ना ना पोर्ड पोर्ड, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, किसमें टाइम लगेगा। इस कैरेक्टर की कितनी, दो, इस कैरेक्टर की, इस कैरेक्टर की, मेंडल ने कितने कैरेक्टर ली, 7 टोटल। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने कितनी लाइन बनाई थी, 14। एक बार नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है, ये सब आंसर में लिखा भी है, बताऊंगा अभी कहां लिखा है। तो मेंडल ने कितनी लाइन बनाई थी, 14। बताओ 14 कैसे होगी, अरे हर कैरेक्टर की दो है, अरे 7 डोमिनेंट की और 7 रिसेसिव की, अरे हो गया ना 14, तो टोटल 14 बनाई। तो समझ में आया। अच्छा ये प्योर लाइन कैसे बनाते हैं, बार बार सेल्फिंग एंड सिलेक्शन, समझ में। तो कंटिन्यूस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन से हम क्या बना लेते हैं, प्योर लाइन।
क्या बात है, सबको समझ आ रही है? तो ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी बच्चों एक बड़ी अच्छी लाइन लिखती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। एनसीईआरटी जो प्योर लाइन होती है, ये प्योर लाइन स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस शो करती है। प्योर लाइन शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। अब इसका मतलब समझिएगा, यहाँ पर बच्चों मेरे पास ये मान लेते हैं प्योर टॉल है। अच्छा प्योर टॉल है, हम इसमें करा रहे हैं सेल्फिंग। बताइए अगली जनरेशन में प्योर टॉल का झगड़ा बोलो, बोलो बोलो एक बार, कैपिटल टी। हम इसकी क्या करा रहे हैं, सेल्फिंग। बताइए इसमें ड्वार्फ आएगा नहीं आएगा? तो बताओ अगली जनरेशन में क्या ओल्ड टॉल आएंगे? बताओ इसकी सेल्फिंग कराए, इसकी सेल्फिंग कराए। बताओ पहले क्या था, अगली जनरेशन ट्रेड बदल रहा है या सेम है? सेम है मतलब स्टेबल। तो प्योर लाइन से कितनी भी बार सेल्फिंग करा दो, कितनी ही जनरेशन बाद चेक करो, अगर आपने सेल्फिंग कराई है तो श्योर है कि टॉल का टॉल ही रहेगा। कभी ड्वार्फ आएगा नहीं क्योंकि स्मॉल है ही नहीं। अरे कितनी सेल्फिंग कराओ कभी ड्वार्फ आ ही नहीं सकता, मतलब ये ट्रेड कैसा रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। आज टॉल है, कितनी भी बार सेल्फिंग कराओ हमेशा का हमेशा टॉल ही रहेगा। अरे बात समझे? तो एनसीईआरटी लिखा प्योर लाइन कैसी इनहेरिटेंस शो करता है, स्टेबल ट्रेड इनहेरिटेंस। बात समझ में? टॉल है और ये मान लेते हैं प्योर ड्वार्फ है। बताइए टॉल और ड्वार्फ का ये बन गया पेयर। मतलब टॉल और ड्वार्फ का क्या बन गया, पेयर। क्योंकि एनसीईआरटी का ध्यान सुना, ये एक पेयर है। इस पेयर के अंदर मैं कहूंगा एक कैरेक्टर का डिफरेंट, और वो जो कैरेक्टर यहाँ डिफरेंट है वो है हाइट। बताइए इसकी हाइट बड़ी है, इसकी हाइट छोटी है। बताओ दोनों इन पेयर में किस बात का डिफरेंस है? हाइट का, क्योंकि एक की हाइट ज्यादा है, एक की हाइट। तो क्या ये एक कैरेक्टर एक कैरेक्टर की रिस्पेक्ट में डिफरेंट है? कौन सा कैरेक्टर? अच्छा बस ये हाइट की रिस्पेक्ट में डिफरेंट हो गई। अब बताओ इस पी प्लांट में मान लो टॉल है, तो क्या इसमें कलर फ्लावर नहीं आएंगे? तो उसका कलर भी आएगा। मान लीजिए इसमें फ्लावर कलर समझाने के लिए मैंने वॉयलेट है, बताओ इसमें कौन सा? हाँ, तो टॉल के साथ तो हमेशा व्हाइट आएगा, कोई जरूरी? तो क्या इसमें फ्लावर कलर वॉयलेट आ सकता है? तो मुझे बताओ ये जो फ्लावर कलर का कैरेक्टर है डिफरेंट या सेम, तो क्या ये सिमिलर आ सकता है? मैं कहूंगा दोनों बातें, सिमिलर भी आ सकता है और इससे ये तो डिफरेंट रहेगा कौन, हाइट। हाइट तो डिफरेंट, अब बाकी कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, वो सिमिलर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा पोर्ट, पोर्ट मतलब फली, यहाँ पोर्ट का कलर मान लो ग्रीन है, क्या इधर भी ग्रीन आ सकता है? बताओ ये कैरेक्टर भी दोनों में क्या है, सिमिलर। तो बाकी सातों के सात में से बाकी कितने बचे, छह, तो छह कैरेक्टर सिमिलर हो सकते हैं एक्सेप्ट वन हाइट, क्योंकि हाइट में तो डिफरेंट है ही। अरे बात समझ रहे? बताओ ये प्योर लाइन किसके रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में आपने बनाया बस उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट रहेगा, बाकी छह कैरेक्टर तो सिमिलर हो सकते हैं। समझ आया? चलिए एनसीईआरटी का दो। टी फोर पर देखिएगा, 54 पुराने वाली में नहीं, पुरानी इधर पेज नंबर 70 पे सबसे नीचे वाला पैराग्राफ देखो, सबसे नीचे वाला। मेंडल कंडक्टेड मिला है ना, सभी चांसेस पैराग्राफ को समझना क्योंकि इसमें टू लाइन टिपिकल है। मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन सेल्फिंग हुई या क्रॉस? तो हमारे का क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा क्यों क्रॉस को आर्टिफिशियल का है? हाँ क्योंकि नेचुरली तो उसमें सेल्फिंग होती है ना, तो क्रॉस को आर्टिफिशियल किया। एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज, ट्रू ब्रीडिंग लाइन किसको कहते हैं, वन दैट हैविंग अंडरगोन, हाँ कंटीन्यूअस सेल पॉलिनेशन, ये लिखा ना। हाँ बताइए ये किसको कहते हैं, कंटीन्यूअस सेल पॉलिनेशन इसको तैयार किया गया है। और इसके बाद लाइन को टिक भी करना, शोस द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। तो स्टेबल, क्योंकि कई जनरेशन में भी चेक करो हमेशा फिनोटाइप सेम रहेगा, आगे लिखा भी है स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन, मतलब कई जनरेशन तक आप देखो सेम फिनोटाइप एक्सप्रेस करेगी। फिर आगे लिखा है मेंडल सिलेक्टेड कितनी, 14 को टिक करना है, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज। ये क्वेश्चन भी डिटेल आ चुके हैं सारी चीजें मैं आपको टिक कर रहा हूं। 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज एस पेयर, अब यहां लिखा है, बताओ इन दोनों का क्या है? बोलो बोलो बोलो, पेयर, क्या ये पेयर है? इस पेयर में बाकी कैरेक्टर किसे कैसे, तो लिखा एस पेयर व्हिच वर सिमिलर, बाकी सब क्या है सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर, एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर हाइट। तो इस हाइट के कैरेक्टर में बस डिफरेंट। अरे बात समझ रहे? तो बस ये हाइट के रिस्पेक्ट में डिफरेंट, बाकी सारे कैरेक्टर तो सिमिलर है। अरे बात समझ रहे? तो बस ये हाइट के रिस्पेक्ट में डिफरेंट होते हैं विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कौन से, ये एक में टॉल है और एक में ड्वार्फ है, तो बस हाइट के रिस्पेक्ट में डिफरेंट है, बाकी अदर कैरेक्टर तो सिमिलर हो भी सकते हैं नहीं हो सकते, इन सिमिलर मान लिया। फिर बच्चों आगे लिखा है सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट सिलेक्टेड वर स्मूथ और wrinkle सीड। स्मूथ कौन से हो गए, राउंड। मैंने कहा ना कई जगह एनसीईआरटी राउंड को स्मूथ देती है। येलो और ग्रीन पोर्ट समझ होंगे, ग्रीन सीड, इन्फ्लेटेड याद इन्फ्लेटेड फुली और कॉन्स्ट्रिक्टेड ग्रीन और येलो पोर्ट एंड टॉल और ड्वार्फ प्लांट, टॉल और ड्वार्फ समझ होंगे। आगे पेज पे टेबल देखो, ये टेबल तो आसान सी होगी, मिल गई होगी। ये टेबल आपको अपने समझ दी है, वही टेबल है, पर याद रखना सातों कैरेक्टर बाय पेरेंट्स। यहाँ पर बच्चों मेंडल ने क्या किया, जो पेरेंट्स लिए है इन पेरेंट्स में एक में ले लिया यहाँ पर प्योर टॉल ट्रेट, और दूसरे पेरेंट्स के अंदर यहाँ पे ले लिया प्योर ड्वार्फ ट्रेट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बच्चे तरीका भी रहा है कि जब भी उसने क्रॉस की शुरुआत की, पेरेंट्स ऑलवेज प्योर। बताइए किन के बीच में क्रॉस हो रहा है, प्योर टॉल वर्सेस प्योर टॉल। बी का जो फ्लावर आप सभी जानते हो क्या बाइसेक्सुअल होता है, इसमें एंथर ओव्यूल दोनों है। सिमिलरली इसमें भी क्या एंथर और ओव्यूल दोनों है। अब जो हमें इन दोनों का क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने के लिए एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर क्रॉस करना है मतलब इनके पोलन अगर इसी के ओव्यूल को फर्टिलाइज कर देंगे तो क्या तो सेल्फिंग हो जाएगी, लेकिन मैं तो चाहता हूँ दोनों का क्रॉस वाला प्लांट बने, तो इसके लिए हमें सेल्फिंग रोकनी पड़ेगी। इनमें से क्या करना होगा, एक प्लांट को एज अ फीमेल और एक प्लांट को एज अ मेल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। अच्छा वैसे है इसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट, लेकिन हमें इसमें से एक को एज अ फीमेल की तरह चूज करना पड़ेगा, एक को एज अ मेल। अब आप किसी भी फीमेल और किसी भी मेल बना सकते हो, दोनों से रिजल्ट वही मिलेगा, मतलब आंसर यहाँ सेम निकलता है। अच्छा जिस प्लांट को आपने एज अ फीमेल की तरह लिया, मान लीजिए हमने टोल वाले को एज अ फीमेल की तरह ट्रीट करें, तो जिसको फीमेल की तरह लिया इसमें सबसे पहले इसके एंथर को कट करना होगा। अगर बच्चों इसके एंथर को कट कर देंगे तो जरा सोच के बताइएगा, अगर इसमें एंथर हट गए तो क्या केवल ओव्यूल बचेगा? तो यहाँ बच्चों इसमें केवल और केवल बताइए क्या बचा, ओव्यूल। हमारा टारगेट क्या, बहुत ध्यान सुना बेटा, हमारा टारगेट दोनों में सेल्फिंग कराना या क्रॉस, सेल्फिंग को रोकना है। अगर बच्चों में इसके एंथर को कट नहीं करता तो सेल्फिंग हो जाती, क्योंकि पी का फ्लावर तो वैसे क्लोज होता है, और जैसे क्लोज होगा सेल्फिंग के चांस बढ़े। हमें सेल्फिंग को, तो सेल्फिंग को रोकना है, तो मुझे बताइए क्या इस एंथर को काटना पड़ेगा? एंथर को कट करने के स्टेप का नाम दिया जाता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को रिमूव करना, एंथर को हटा देना, इसी को बच्चों हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। अच्छा इमैस्कुलेशन क्यों कर रहे हैं? हाँ इमैस्कुलेशन करने का हमारा पर्पस है टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। क्या हमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना पड़ेगा? बताओ इसी के लिए हम क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन। अच्छा ये इमैस्कुलेशन फीमेल पेरेंट में करते हैं, मेल जिसको एज अ फीमेल की तरह ट्रीट किया गया, क्योंकि अगर बच्चों मेल में से एंथर कट कर देंगे तो फिर यहाँ पे पोलन गेन कहां से आएंगे, सीधी बात है। तो इमैस्कुलेशन किसमें होगा, जिसको एज अ फीमेल पेरेंट। अब बताओ क्या हवा में कई सारे पोलन गेन घूम रहे होते हैं, तो हमारा टारगेट कि इसी के पोलन गेन इसके ओव्यूल को फर्टिलाइज करें। तो हमें इस अनवांटेड को रोकने के लिए यहाँ पर जो ऐसे पेपर के बटर पेपर आते हैं, उन बटर पेपर के बेग से इसको कवर कर देना होता है, स्पेशल बेग आता है उससे इसको कवर कर देते हैं। ये कवर क्यों करते हैं? ताकि जो हवा में जो दूसरे पोलन ग्रेन है वो इसको फर्टिलाइज ना करते। अच्छा अब जो मान लीजिए इसके पोलन ग्रेन आपको लगा कि मैच्योर हो गए, तो उसी टाइम क्या करोगे, यहाँ से इसके पोलन ग्रेन को कलेक्ट करोगे, पूरे टाइम के लिए इसके बेग को हटा दोगे।
अच्छा, बेग को हटाने के बाद इसके पोलन ग्रेन को यहाँ स्प्रे कर देना, इसे बच्चों डस्टिंग कहते हैं। पोलन ग्रेन की यहाँ पर क्या कर दी, डस्टिंग। इसके लिए सिंपल सा तरीका होता है कि जो पेंटिंग करने का ब्रश देखा होगा सबने, उस ब्रश से इसके पोलन ग्रेन को इकट्ठा करो और यहाँ ट्रांसफर करो। अच्छा, जैसे डस्टिंग करें इसके बाद फिर से पेपर के बेग से कवर करना जरूरी है। रीबेकिंग इसको आप कह सकते हो। मुझे बताओ ये बेकिंग हम कर क्यों रहे हैं? हाँ, बेकिंग करने का हमारा पर्पस जो पोलन ग्रेन हवा में घूम रहे वो इसको फर्टिलाइज, यानी बेकिंग करने का मेन पर्पस अगर मैं आपको बताऊं तो टू प्रिवेंट अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन या अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन। तो अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए बताइए क्या किया? तो आप लोग को ये सब अच्छे से पता होना चाहिए। बताइए इमेस्कुलेशन क्यों करते हैं? सेल पॉलिनेशन को रोकने के लिए। अच्छा, बेग से कवर क्यों करते हैं? अनवांटेड क्रॉस को रोकने के लिए। अब बच्चों इसके ऊपर कई बार अच्छा पोलन ग्रेन को डालना क्या रहता है, डस्टिंग। अब इसके ऊपर यहाँ पर एक ऐसा टेग लगा देते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी जाती है कि आपने किन किन प्लांट का क्रॉस कराया, किस गेट को क्रॉस कराया, इंफॉर्मेशन के लिए एक टेग लगा देना, इसे बच्चों टेगिंग कहा जाता है। जैसे आपको ना एनसीईआरटी के अंदर कई जगह बच्चों उसमें एक होता है ना ग्रीन कलर का स्ट्रिप चिपका देते हो, वो एक तरह की टेगिंग कहलाती है। ये टेगिंग क्यों करते हो? ताकि थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन वहां लिखो। अरे वही तो करते हो आप क्या? यहाँ पे घूमने जाते हो तो अपने बेग के ऊपर एक टेग लगा देते हैं कि बेग कहीं मतलब मिस ना हो जाए, तो उसी उसके ऊपर हम टेग लगा देते हैं। ये टेग लगाना क्या कहलाता है? टेगिंग। तो टेगिंग यहाँ पे भी कर देते हैं कि एक उसके ऊपर एक पेपर की स्ट्रिप चिपका दी जिसमें हमने इंफॉर्मेशन लिखी। बताओ हमने क्या क्या प्रोसेस की? इमेस्कुलेशन किया, बेकिंग की, डस्टिंग की, टेगिंग की, रीबेकिंग की, मतलब वापस बेग हटाने के बाद फिर से बेकिंग कर। अरे कुछ समझ में आया? अब बताइए इसके पोलन ग्रेन ने क्या इसके ओवल को फर्टिलाइज किया? जैसे यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, जहाँ ये फ्लावर दिख रहा है, ये पी प्लांट का क्या है? फ्लावर। तो इस फ्लावर वाली जगह आप देखोगे तो थोड़े टाइम बाद जिस जगह आपको फ्लावर नजर आ रहा था उसी जगह मटर की फली नजर आ रही है। मतलब जहाँ फ्लावर होता है वहीं तो फ्रूट बनेगा, और मटर का जो फ्रूट है वो क्या है, उसकी फली यानी पोड बन गई। अच्छा, इस पोड के अंदर आप देख रहे हैं क्या सीड है? इन सीड में किस किस के कैरेक्टर है, टोल के, ड्वार्फ के या दोनों के? भाई दोनों का क्रॉस किया तो क्या दोनों क्या है? मान लो ये टोल बना 100 सेंटीमीटर, समझाने के लिए ये बन गया 50, ये कितना था, ये कितना था? अब मेंडल ने इसके जितने भी सीड थे सारे निकाले, कितने दिख रहे हैं? गिनो गिनो कितने हैं? मेंडल बड़ा कंट्रोल करता था, क्या एक भी नहीं खाता था? उसने चारों के चारों सीड अब लगाना चालू किया, तो यहाँ जब प्लांट बनेगा तो उसने देखा यहाँ सारे प्लांट क्या सारे टोल आए। वेरी गुड, यहाँ ऑल टोल आए, कितने सेंटीमीटर? 100, 50, 75, 100, ये और ये इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई इसे कहते हैं फाइलियल जनरेशन या F1 जनरेशन। ये फिलियल जनरेशन कहलाती है, F1 जनरेशन। फिलियल का मतलब होता है उत्तराधिकारी, कि ये पेरेंट्स है और ये उनके उत्तराधिकारी आते हैं। बताओ F1 में मेंडल को लगा था कि ना 100 आएगा ना 50, 75 आएगा। अरे आना चाहिए था, दोनों का हाइब्रिड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ हाइट 100 की 100 आई। क्या यहाँ पर ये इस पेरेंट के साथ सिमिलरिटी आ रही? अब बात आती है कि यहाँ ड्वार्फ क्यों नहीं आया? यहाँ सारे के सारे टोल ही क्यों आए, ड्वार्फ क्यों नहीं आया? ड्वार्फ क्यों नहीं, उसके पीछे क्या रीजन है? ये सब डोमिनेंस है। उसके बाद में आगे आप समझाऊंगा, अभी पहले इतना सा बना के बैठना। आज के बच्चों इतना सीखेंगे। अगली क्लास में देश एफ का मतलब फिलियल, फिलियल का मतलब होता है उत्तराधिकारी, कि ये जो पेरेंट्स है इन्हीं पेरेंट्स के ये क्या जाते हैं, उत्तराधिकारी। अब बच्चों यहाँ पर प्लांट की हाइट सभी बच्चों बताना, टोल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस करा तो इसकी हाइट 100, 50 या 75 क्या सो ही रहती है? मतलब जैसा टोल होता है सेम टोल ये होता है, हाइट बाय सेम रहता है। F1 में मुझे बताओ ड्वार्फ कितनी है? 0, मतलब मैं लिख सकता हूं क्या ऑल टोल मिले? F1 लाने के लिए सेल्फिंग कराई या क्रॉस? मेंडल ने एक बात यही नोटिस की कि हमने टोल और ड्वार्फ का क्रॉस किया, लेकिन यहाँ सारे टोल आए। बताइए ड्वार्फ एक भी नहीं आया, नॉट अ सिंगल प्लांट, एक भी प्लांट बच्चों यहाँ पे ड्वार्फ नहीं आया, ऐसी क्या बात है? और ऐसी क्या वजह हो गई कि यहाँ ड्वार्फ क्यों नजर नहीं आया? अब बच्चों फिर मेंडल ने इसी बात को समझने के लिए और आगे क्रॉस कराया। F1 से जब हम आगे जाते हैं F2 में तो इसके लिए अब हमें करानी पड़ती है सेल्फिंग। याद रखिएगा, F1 लाने के लिए क्रॉस, F2 के लिए F3 सेल्फिंग, F4 यानी आगे की सारी सक्सेसिव जनरेशन सेल्फिंग से लाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर अगर हमें सेल्फिंग करना है, सभी बच्चों बताएंगे यहाँ पर सेल्फिंग करना है तो क्या इसके आंसर को काट दे? हाँ, इमेस्कुलेशन क्यों नहीं करते? हाँ, फिर तो सेल्फिंग रुक जाएगी। तो बस इसको आप चाहे तो वैसे पेपर के बेग से कवर कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तभी हम सभी जानते हैं पी प्लांट में नेचुरली सेल्फिंग की होती है। अब बच्चों जब इसके पोलन ग्रेन ने इसके ओव्यूल को यहाँ फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइजेशन से रिजल्ट में क्या बनेंगे? सीड। बताओ यहाँ पर भी सीड, यहाँ पर भी सीड, यहाँ पर भी, इन सब के अंदर से सीड बनना शुरू हो जाएगा। फिर बच्चों इसके सीड्स को निकालेंगे, इसके सीड को निकालेंगे, सारे सीड्स को निकालेंगे। मेंडल बच्चों बड़ा कंट्रोल करता था, एक भी सीड खुद नहीं खाता था। हाँ, अब इन सारे सीड्स को निकाला और ग्रो करके देखा, तो उसने देखा F2 में यहाँ कुछ प्लांट आप देख पा रहे टॉल है, कुछ टॉल है, कुछ टॉल है, लेकिन कुछ ड्वार्फ भी आए। फिर से कुछ टॉल आए, कुछ टॉल आए, कुछ टॉल आए, लेकिन कुछ ड्वार्फ भी आए। एक बार बताओ यहाँ टॉल और ड्वार्फ क्या दोनों आए? मेंडल ने सोचा कि इनके बीच में अगर हम प्रोपोर्शन निकालें कि क्या रहे, जरा सोचिएगा, टॉल काउंट करो कितने? हाँ, टोल आपने काउंट किए 1 2 3 4 5 6, बताइए ड्वार्फ तो रेशियो निकालो 3:1। तो यहाँ जो रेशियो क्या आ गया 3:1। ये 3:1 टोल वर्सेस ड्वार्फ का जो रेशियो है ये बच्चों यहाँ 3:1 रेशियो आता है। मेरे पास समझे? अच्छा मुझे बताओ यहाँ F2 में यहाँ टोटल प्लांट के 4 बने हैं, वो 3 और 1 4 ही तो हो गए। हाँ, ये 4 केवल एक 3:1 क्या है, रेशियो है, नंबर ऑफ प्लांट यहाँ काफी सारे होते हैं, ये हम यहाँ पे रेशियो निकाल रहे हैं। अच्छा, और ये रेशियो भी बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसा मेंडल को कभी भी एग्जैक्ट 3:1 मिला ही नहीं। इस 3:1 से या तो थोड़ा कम मिलता था या थोड़ा ज्यादा, यानी ऐसा आता था 2.9:1 हो गया या 3.1:1 हो गया, यानी एवरेज निकाला जाए तो 3:1 निकलता है। इसे बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टॉल है एक ड्वार्फ है, यहाँ टॉल के नंबर समझाने के लिए मैंने 90 आई है और ड्वार्फ के नंबर समझाने के लिए आगे 30 रेशियो निकाल, फिर 90 30 का 3:1 आ गया। अब बच्चों यहाँ पर मान लीजिए ये 3:1 रेशियो आया, मान लीजिए यहाँ पर एक प्लांट यहाँ पर 89 हो गया, बताओ अब रेशियो तभी तो 3:1 मानेंगे, अप्रोक्स वही चलेगा ना। तो याद रखना ये अप्रोक्स रेशियो होता है, हो सकता है एक हाथ प्लांट पे आगे खा जाए। हाँ, तो इसलिए रेशियो हाँ अप्रोक्सीमेटली क्या चलता है 3:1 रेशियो चलेगा। यहाँ पर एक बात मुझे बताइए, F1 में ड्वार्फ कितने थे? हाँ सोचो सोचो, F1 में ड्वार्फ क्या F2 में ड्वार्फ क्या वापस आ गए? मेंडल को एक बात तो ये समझ में नहीं आई कि यहाँ एक भी ड्वार्फ नहीं था, तो फिर ये ड्वार्फ यहाँ प्रकट कैसे हो गए? मतलब ये ड्वार्फ आए तो कहाँ से आए? मेंडल को इन सब बातों के बारे में जानना था। अच्छा, ये जो मैंने मेंडल की जितनी स्टडी सिखाई है ये फिनोटाइप लेवल की है या जीनोटाइप? फिनोटाइप क्या है ये? अरे टॉल ड्वार्फ क्या कहलाएंगे? फिनोटाइप, वो जीनोटाइप को टीटी से लिखेंगे ना, मैंने अभी कहीं टीटी स्मॉल लिखा है। बताओ ये सब स्टडी फिनोटाइप। अब मेंडल जीनोटाइप बाद में सोचता था, मतलब पहले उसकी सारी रिसर्च फिनोटाइप लेवल की थी, जीनोटाइप को उसने बाद में डिसाइड करना चालू किया। अच्छा, मेंडल ने फिर यहाँ पर अपनी डायरी में ऐसे लिखना चालू किया, उसने कहा कि हमने यहाँ जो क्रॉस किया था, बताइए प्योर टॉल का किसके साथ? प्योर ड्वार्फ के साथ। अच्छा, प्योर है तो उसने जीनोटाइप का टीटी, यहाँ बोलो स्मॉल टी, ये तो थे पेरेंट्स। इन पेरेंट्स से क्या F1 प्रोजेनी आई? बताओ इधर से क्या आएगा, कैपिटल T, इधर से बोलो। अब यहाँ पर बताओ F1 ने सारे प्लांट, क्या F1 ने उसे सारे टोल मिले थे? अब मेंडल ने एक बात सोची कि यहाँ पर सारे टोल आए, इधर से कैपिटल T आया जो टोल बनाना चाहता है, स्मॉल टी आया जो द्वार बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी सारे प्लांट टोल ही आए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कि इन दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर ने अपने एक्सप्रेशन को दिखाया। बताइए इस कैपिटल T ने क्या अपने आप को एक्सप्रेस किया? और जिसने अपने आप को एक्सप्रेस किया मेंडल ने किया यही डोमिनेंट है, और जो एक्सप्रेस नहीं करा वो। अच्छा, ये टोल जो है क्या डोमिनेंसी की वजह से आया? यस, क्वेश्चन आता है मेंडल को F1 में सारे टोल मिले थे, क्या बात सही है? ये सारे टोल किसकी वजह से? डोमिनेंसी की वजह से। ये डोमिनेंसी थी, इस कैपिटल T ने अपनी डोमिनेंसी दिखाई, उसी से टोल आए। अब जो यहाँ पर F1 से F2 लाना है, बताओ क्या करें? क्या इसमें सेल्फिंग करा दीजिए, बताओ T स्मॉल टी नाउ क्रॉस विद T स्मॉल टी। अब जब सेल्फिंग कराएंगे तो इससे सबसे पहले बनाओ गैमीट।
गैमेट बनाते टाइम ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी क्या अलग हो जाते हैं? क्या आपको गैमेट बनाने का तरीका समझ रहा है? हेटेरोजाइगस है तो 4 बना लो। अरे बात समझ रहा? गैमेट बनाते टाइम ये अलग हो गए, इसी को कहते हैं सेग्रीगेशन। इनका क्या हो गया बच्चों? हाँ, अलग होना मतलब सेग्रीगेट हो जाता। बताओ इधर से भी गैमेट बनाएंगे तो ये कैपिटल टी आ गया, स्मॉल टी आ गया। बताओ इनका क्या हो गया? अब इनको जब अरेंज करेंगे तो बताओ क्या क्या इसके गैमेट इसको फर्टिलाइज करें तो बताओ क्या क्या सकता है? टी 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 स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। सभी बच्चों बताना यहाँ प्लांट टॉल ड्वार्फ। बोलो अगला लास्ट वन। अब ये जो लास्ट वाला ड्वार्फ आया है जरा सोच के बताना सभी, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। क्या ये ड्वार्फ डोमिनेंसी से आया? भाई यहाँ तो कैपिटल टी है ही नहीं। बताओ डोमिनेंसी का तो लेना देना। तो अब आखिर में बात ये आई ड्वार्फ यहाँ पर जो आ रहे हैं ये आए किस तरह से आ गए, उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो ड्वार्फ आने के पीछे रीजन सेग्रीगेशन। जरा सोचना इन टोल में F1 में जो टोल थे क्या इसमें स्मॉल टी था? अरे कैपिटल टी तो था साथ ही साथ, वो स्मॉल टी छिपा हुआ था। अरे ठीक है शो नहीं हो रहा था लेकिन था तो सही ना। अब जब इनमें सेल्फिंग कराई तो इधर से ये स्मॉल टी सेग्रीगेट हुआ, सेग्रीगेट मतलब अलग। बताओ इधर से भी स्मॉल टी अलग हुआ और जैसे ही स्मॉल टी का फर्टिलाइजेशन हुआ ड्वार्फ तैयार। तो इस ड्वार्फ को लाने में डोमिनेंसी काम नहीं है, सेग्रीगेशन कि इसके अंदर जो टी स्मॉल टी में जो स्मॉल टी था ना वो अलग हुआ, वो सेग्रीगेट हुआ और इसी स्मॉल टी की वजह से ये यहाँ पर क्या बन जाते हैं? ड्वार्फ बनते हैं। अरे को समझ में? क्वेश्चन को सुनना। F1 में सारे प्लांट बताइए ड्वार्फ कितने थे? F1 में सारे टोल ही क्यों है? डोमिनेंसी की वजह से। क्या F2 में टोल के साथ ड्वार्फ भी आ गया? ये ड्वार्फ कहां से प्रकट हुआ? सेग्रीगेशन कि इनके अंदर जो स्मॉल टी था वो छिपा हुआ था लेकिन गैमेट बनते टाइम वो क्या हो गया? सेग्रीगेट हुआ और उसी वजह से ड्वार्फ तैयार। अरे को समझ में आ रहा है? तो ये सारी बातें बच्चों आप लोग को ध्यान रखनी है। अच्छा ये क्यों करते हैं उसका पर्पस आप लोगों से पूछूंगा। इमेस्कुलेशन क्यों करते हैं? हाँ इमेस्कुलेशन में क्या ओव्यूल को हटा देते हैं? एंथर को इमेस्कुलेशन में क्या हटाते हैं? क्यों? सेल पॉलिनेशन को रोकने के लिए, पेपर के बेग से कवर करना। बेकिंग क्यों करते हैं? अनवांटेड क्रॉस को रोकने के लिए बेकिंग कर देते हैं। अच्छा फिर उसको वापस लगा देना क्या कहते हैं? रीबेकिंग। बात समझ में? F1 के सारे प्लांट F1 लाने के लिए सेल्फिंग या क्रॉस, F2 के लिए F3 F4 बाकी सारी सेल्फिंग से रह जाती है। बात समझे ना? अच्छा ये मेंडल ने बच्चों एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया कि आप F1 के लिए क्रॉस करो, F2 के लिए सेल्फिंग करो और इसी फ्रेमवर्क को बाकी के साइंटिस्ट लोगों ने फॉलो किया है ना। बाकी के साइंटिस्ट लोग उसी चीज को मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका था उसी को बाकी साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। अब जो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप नोट में देखिएगा, ये तो आपने मैंने कहा बनाने के लिए वन कैरेक्टर या टू ट्रेट्स की साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं। वन कैरेक्टर या टू ट्रेट्स की साइमल्टेनियसली स्टडी, इसी क्रॉस को बच्चों नाम दिया जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये जो बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर यहाँ पर सबसे पहले हमने पेरेंट्स लिए। एक बात ये हमेशा रखना, जब भी किसी भी क्रॉस की शुरुआत करते हैं पेरेंट्स ऑलवेज प्योर। मेंडल के एक्सपेरिमेंट करने का तरीका हमेशा यही रहा पेरेंट्स हमेशा। तो उसने यहाँ पर ले लिया, एक तो ले लिया प्योर टॉल, इसका क्रॉस किस पेरेंट के साथ किया वो है प्योर। अच्छा टॉल है तो जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी क्यों नहीं? प्योर है। अच्छा जब इन दोनों पेरेंट्स का क्रॉस करेंगे, एक बात ये ध्यान रखना क्रॉस वर्ड जो बोल रहे हैं एक्जेक्टली कुछ नहीं, गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन। अच्छा यहाँ से पहले सभी बताओ गैमेट कितने बनेंगे? एक, क्या वो कैपिटल टी बनेगा? नहीं समझ में आता है तो मैंने आपको पहले सिखा रखा है। होमोजाइगस है तो एक, अरे कैपिटल टी तो आ जाएगा। बताओ यहाँ कंडीशन होमो हेटेरो तो क्या ये स्मॉल टी आ जाएगा? बताइए इन गैमेट का जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ क्या यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा? अब यहाँ पर जो प्लांट बनेंगे, यहाँ पर मेंडल ने देखा था क्या सारे प्लांट टोल आए? अब यहाँ सारे टोल आए तो मेंडल ने सोचा कि इसमें से कैपिटल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया या नहीं किया। तो मेंडल ने कहा एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो एक्सप्रेस करेगा वो, और जो नहीं कर पाया तो कैपिटल टी तो हो गया और स्मॉल टी। अच्छा ये टोल आने के पीछे रीजन क्या है? हाँ याद रखना इसके पीछे रीजन डोमिनेंस कि कैपिटल टी ने अपनी डोमिनेंस निकाली। अब बच्चों ये जो टोल है इस पेरेंट के सिमिलर लेकिन इसके सिमिलर, एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट। मेंडल बच्चों जब ये क्रॉस करके देखता हमेशा यही मिलता कि F1 जनरेशन किसी एक पेरेंट के सिमिलर होगी। आप देख पा रहे हैं F1 के जो टोल है क्या इस पेरेंट के सिमिलर है बट इसके सिमिलर। याद रखना F1 जनरेशन रिजेंबल विद वन पेरेंट ना, तो F1 जनरेशन रिजेंबल विद आइदर पेरेंट यानी किसी एक पेरेंट के साथ। अब बच्चों मुझे F1 से F2 लाना है, क्या करें? यस F2 लाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या आप यहाँ सेल्फिंग करा लीजिए। जैसे मैंने सेल्फिंग वर्ड बोला समझ गए? बोलो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद, क्या ये क्रॉस किया जा सकता है? सबसे पहले बच्चों इधर से गैमेट बनाओ कौन कौन सा, एक बनेगा कैपिटल टी एक बनेगा स्मॉल टी। बताओ क्या ये दोनों अलग हो गए? क्या कहता है? क्या इसे हम सेग्रीगेशन कहेंगे? सिमिलरली इधर से भी यहाँ पर होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या ये भी सेग्रीगेशन? अब जब इसको आपस में अरेंज करेंगे तो क्या ये चेकरबोर्ड बनेगा? जब यहाँ ये चेकरबोर्ड बनेगा इधर से बोलो क्या क्या? अच्छा ये गैमेट है, ये कैपिटल टी क्या इससे फर्टिलाइज होता है? इससे भी तो हो सकता है। तो ये दो कॉम्बिनेशन निकाले कैपिटल टी बताओ ये स्मॉल टी किससे फर्टिलाइज दोनों से? तो बताओ क्या क्या सकता है? कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब मुझे बताओ यहाँ प्लांट टोल द्वार ये लास्ट वाला। अब यहाँ पर आप काउंट करिएगा टोटल टोल कितने द्वार रेशियो। तो F2 जनरेशन में मैं कुछ कंक्लूजन आपको समझाता हूँ। F2 के लिए सबसे पहला कंक्लूजन और वो हम सीखने जा रहे हैं फिनोटाइपिक रेशियो। यहाँ पर जो अगर आप फिनोटाइपिक रेशियो निकालोगे तो बताइए टोल कितने द्वार? तो ये फिनोटाइपिक रेशियो में कहूंगा 3:1। अच्छा इसमें 3 कौन से टोल है और 1 कौन से द्वार है? अच्छा इसी तरह से बच्चों अगला क्वेश्चन देते हैं और मैंने यहाँ सेकंड क्वेश्चन लिया जीनोटाइपिक रेशियो निकाली। जीनोटाइपिक रेशियो ये सब बार-बार लिखना तो इसको मैं शॉर्ट में जीआर से लिखा करूंगा और फिनोटाइप के लिए पीआर से इंडिकेट करेंगे। अच्छा जीनोटाइप किसे कहते हैं? ये टोल को या टीटी को? ये जीनोटाइप फिनोटाइप जानते हो ना? बताओ पहला जीनोटाइप कैपिटल टी दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी तीसरा। बताओ कैपिटल टी कितना? टी स्मॉल टी स्मॉल टी रेशियो बोल 1:2 ये रेशियो क्या कहलाता है? जीनोटाइप। अब बच्चों इसी में ये दोनों रेशियो बिल्कुल रख ही देना, फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप 1:2 ये तो याद होना ही चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है और वो है टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। अच्छा टाइप्स ऑफ फिनोटाइप मतलब कितने टाइप के फिनोटाइप बोलो? हाँ दो कौन कौन से? हाँ एक दो तरह के फिनोटाइप दिख रहे हैं, कुछ प्लांट टॉल है कुछ प्लांट ड्वार्फ है, क्या दो तरह के तो है? नंबर बहुत सारी हो सकती है, हम टाइप की बात करें। अच्छा टाइप ऑफ फिनोटाइप को सोल्व करने का एक तरीका और होता है 2 की पावर n लगाना। अच्छा मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो क्या सबसे आसान होता है, इसको तो क्या आप बड़े आसानी से पता कर लेते हो। आगे के क्रॉस जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा टिपिकल होंगे, तो उसको सोल्व करने का बेस्ट तरीका 2 की पावर n लगाना। अब जो फॉर्मूला तो आसान है, n क्या चीज है? हाँ n यहाँ पर ध्यान रखिए, हम ये जो मैं निकाल रहा हूँ क्या ये F2 में निकाल रहा हूँ? तो F2 के लिए हमने F1 में क्या करा है? सेल्फिंग। अब यहाँ पे देखिए हेटेरोजाइगस कितना है? 1। अब यहाँ सेल्फिंग के तो दोनों तरफ काउंट करो, एक तरफ काउंट करो। बताओ एक तरफ हेटेरोजाइगस कितना है? 1। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी। या तो सिंपली ऐसे भी सोचो मोनोहाइब्रिड है तो n की वैल्यू 1 ही आएगी। बताओ 2 की पावर 1 क्या जाएगी? ये 2 कौन से? हाँ ये टाइप्स ऑफ फिनोटाइप में 2 कौन कौन से? एक टॉल है और दूसरा ड्वार्फ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी में मैंने लिया टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। बताइए टाइप्स ऑफ जीनोटाइप बोलो, ये 3 कौन कौन से? एक ये, इसी में मैंने लिया टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। बताइए टाइप्स ऑफ जीनोटाइप बोलो, ये 3 कौन कौन से?
एक ये है, एक ये है, एक ये टाइप है, मैं नंबर की बात कर रहा हूं। टाइप तो कितने आ गए 3, या अगर कभी ऐसे सोल्व करना तो 3 की पावर n लगेगा। अच्छा 3 की पावर मोनो हाइब्रिड है तो 1, या हाइब्रिड यहां पर देखो एक ही है तो 3 की पावर 1 मतलब कितने आ जाएंगे 3। इसी तरह से बच्चों अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया और वो है जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस। ये जो बच्चों जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस क्या क्या होते हैं इसको ऐसे समझिएगा। बताइए ये जो गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जो रिजल्टेंट बनता है इसको क्या कहते हैं जाइगोट। बताओ ये गैमीट क्या सुनो सभी, ये गैमीट इससे फर्टिलाइज हो सकता है, ये गैमीट इससे फर्टिलाइज हो सकता है। बताओ इसके फर्टिलाइजेशन से कितने जाइगोट बनेंगे, बताओ इसके फर्टिलाइजेशन से। तो टोटल जाइगोट कितना, यानी जाइगोट कितने, एक ये बन सकता है, इससे बन सकता है, इससे बन सकता है, इससे बन सकता है, इससे बन सकता है। क्या 4 तरह के जाइगोटिक कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? कभी इसको भूल जाओ तो आप सिंपली 4 की पावर n से भी निकाल, तो 4 की पावर 1 क्या जाएगा। अच्छा जाइगोटिक कॉम्बिनेशन को सिंपली आप ऐसे समझो, चेकर बोर्ड कितने का बना है 4 का, मतलब ये जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम आसान के लिए बोल देते हैं कि चेकर बोर्ड कितने का, लेकिन एक्चुअली मतलब ये होता है कि इस गैमेट ने इसके गैमेट से जब फर्टिलाइज किए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। भाई इसके फर्टिलाइजेशन से 2 केस और इसके फर्टिलाइजेशन से 2 केस, तो टोटल केस 4, तो वही जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। अरे बात समझ रहे हैं, या सिंपली निकालना हो तो कैसे सोल्व करोगे, चेकर बोर्ड जितने का चेकर बोर्ड वही उसका जाइगोटिक कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा ये जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए ये तीनों बहुत अच्छे से याद रखें। बताइए फिनोटाइप का फॉर्मूला 2 की पावर है, जीनोटाइप 3 की पावर है, और जाइगोट 4 की पावर है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्मूले तभी लगेंगे जब सेल्फिंग हो। फॉर्मूले अप्लाई ओनली इन केस ऑफ, मुझे बताओ यहाँ सेल्फिंग है या नहीं, इधर भी टी स्मॉल टी इधर भी टी स्मॉल टी, सेल्फिंग आता है ना, सेम जीनोटाइप, तो सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई। अगर मैं ऐसे कर देता टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी से कर देता, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं। बताओ फॉर्मूले हमेशा अप्लाई नहीं होते, कब अप्लाई करेंगे, सेल्फिंग। अगला केस यहाँ पे लेते हैं, मैंने कहा बच्चों इस F2 में प्योर टोल, मैंने F2 में प्योर प्लांट कितने हैं ये बताइए। सोचो ये प्योर क्या होता है, होमोजाइगस से हेटेरोजाइगस। अच्छा क्या ये होमोजाइगस है, तो एक ही तो है, एक और ये भी है। अच्छा ये भी तो कहेगा आई एम आल्सो होमोजाइगस, बताओ कितने हो गए। ये भी है, अच्छा ये भी तो कहेगा आई एम आल्सो होमोजाइगस, बताओ कितने हो गए, तो 2 आउट ऑफ 4। मैंने अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा, मैंने कहा बच्चों इम्प्योर टोल बताओ। हाँ इम्प्योर इम्प्योर, अच्छा ये तो प्योर टोल है ना, बताओ इम्प्योर टोल कितने, तो कितने में से। अच्छा मैंने यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा बच्चों प्योर ना, बताओ इम्प्योर टोल कितने में से। अच्छा मैंने यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा बच्चों प्योर टोल बताओ। हाँ एक, क्योंकि प्योर टोल तो यही है, ये प्योर इम्प्योर हो जाएगा, होमोजाइगस को हेटेरो को तो ये आ जाएगा 1 आउट ऑफ 4। अच्छा मैंने से पूछ लिया प्योर टोल प्लांट बताओ, तो 3/4 हो जाएगा। जो भी जैसे भी पूछा जाए समझ में आ सबको, ये जो कंफ्यूजन मैंने बताया इसको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आ जाए तो बता सकते हो सभी, ऐसा क्रॉस करके फटाफट आंसर दे सकते हैं। अच्छा मैं आप लोगों से इतना पूछूंगा बस, मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, क्या 3:1 आया, नहीं, ऑल टॉल मतलब यहाँ फिनोटाइप एक ही आएगा। ये जो 3:1 हम बोल रहे हैं ना ये F2 का है, मोनोहाइब्रिड को सबसे आसान है, लेकिन बच्चे बस यही गलती करते हैं कि इसमें वो F1 F2 पे ध्यान नहीं दे पाते। बच्चों को रटा होता है किसने पढ़ाया था 3:1 है ना, तो वो देखते नहीं कि F1 ने पूछा F2 पूछा, तो पहला ऑप्शन 3:1 रहेगा। अरे बात समझ में आ रही है, याद रखना ये 3:1 तब आंसर आएगा जब F2 में पूछा है, तो F1 का क्या है, क्यों 1:1 बोले ना, अरे केवल टॉल ही तो है, 1:1 तो अभी तक जब एक टॉल होता है और एक, लेकिन यहाँ तो ड्वार्फ, तो ये 1 नहीं सकता, मतलब ऑल टॉल ही तो है, तो 1 आंसर सही। अब ढंग से जाओ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो, तो 1:1, 1:1 तो F2 का है। अरे यहाँ F1 में तो केवल एक ही आ रहा है ना, बात समझ रहे हो, तो याद रखना F1 में सब 1 बनाएगा और ये 3:1 और 1:1 ये F2 में आएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, ऐसे स्टेटमेंट बना के पूछते हैं F1 जनरेशन में मेंडल को जितने भी टोल मिले थे सारे के सारे प्योर टोल थे, तो फिर हाँ टोल तो थे लेकिन टोल में भी इम्प्योर टोल थे क्योंकि हेटेरोजाइगस थे। अरे बात समझ रहे हो, तो इसे घुमा फिरा के स्टेटमेंट बना के पूछे कर लोगे 3:1 किसका रेशियो है, F2 का, 1:1 F2 का, ये F2 का रेशियो। अच्छा मेंडल बच्चों एक बात हमने सीखी भी थी कि बहुत मैथमेटिक्स लगाता था। अच्छा वो कैसे मैथमेटिक्स अप्लाई करता था समझेगा, उसने बच्चों F1 का क्रॉस F1 से किया, F1 मतलब टी स्मॉल टी नाउ क्रॉस विद टी स्मॉल टी। अच्छा मेंडल कहता था कि इस प्लांट में टी स्मॉल टी है तो वो ऐसे लिखता था टी प्लस स्मॉल टी। अच्छा इस प्लांट के अंदर भी क्या है, टी प्लस स्मॉल टी दोनों बैठा है और हमने दोनों का क्या करा दिया क्रॉस, तो मेंडल ने इसको ऐसे लिखा टी प्लस स्मॉल टी का होल स्क्वायर। कैसे सोल्व कर सकते हो, बोलो बच्चों, टी स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी स्क्वायर, या मैं ऐसे लिख सकते टी टी प्लस 2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी। इसके आगे कुछ नहीं है मतलब, बोलो बोलो 1, बताओ इसके आगे कितने, तो बताओ इसके आगे 1, यहाँ पर बताओ टी टी कितना, ये कितना, ये रेशियो बोलो, क्या ये 1:1 नहीं तो आ रहा था, तो मेंडल बच्चों से मैथमेटिक्स से रेशियो निकालता था। और जब उसने इस तरह की मैथमेटिक्स लगाई तो उस टाइम पे साइंटिस्ट लोगों को ये बात तो समझ नहीं आ रही थी क्या बायोलॉजी के अंदर कैसे ऐसे मैथमेटिक्स आंसर है, लेकिन ये मैथमेटिक्स पूरी तरह से अप्लाई होती है और हम भी आगे भी इसी तरह से मैथमेटिक्स के आंसर देंगे। अरे बात समझ में, तो मेंडल ने इस तरह की मैथमेटिक्स यहाँ पर लगाया करता था। अगर बच्चों हम यहाँ पर इन पेरेंट्स में पूछे कि कितने प्लांट यहाँ होमोजाइगस है और कितने यहाँ हेटेरोजाइगस है, इनको हम चेक करें। होमोजाइगस का मतलब होता है प्योर और हेटेरोजाइगस का मतलब हो गया इम्प्योर। अब आप लोगों को सभी को अच्छे से जवाब देना है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा पेरेंट्स से। अच्छा किसी भी क्रॉस की पेरेंट्स उसको कहा जाता है जहां पर हमने प्योर लिया, मतलब यहाँ से बिगिनिंग से। बताइए यहाँ पर ये प्लांट सोच के बताना प्योर इम्प्योर, ये होमोजाइगस है हेटेरो कितने, तो मैं लिख सकता हूँ पेरेंट्स में 100% होमोजाइगस है और 0% हेटेरोजाइगस या इम्प्योर। पेरेंट्स से जब F1 आए सेल्फिंग कराई या क्रॉस, क्या क्रॉस कराते हैं। अच्छा जैसे क्रॉस कराया F1 आ गए, अब बताओ F1 में जितने भी प्लांट थे क्या सारे टी स्मॉल टी तो थे, होमो हेटेरो, तो बताओ यहाँ पर होमोजाइगस कितने और हेटेरो, मतलब हमने बड़ा अच्छा कंक्लूजन यहाँ निकाल दिया। हमने यहाँ सीखा कि जैसे ही हम तो क्रॉस कराते ही होमोजाइगोसिटी कम हो गई, क्रॉस कराते ही होमोजाइगोसिटी कम हो गई लेकिन हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ गई। क्रॉस कराने पर क्या बढ़ती है, हेट यानी क्रॉस पोलिनेशन हेटेरोजाइगोसिटी को सपोर्ट करता है। ये क्रॉस पोलिनेशन किसको बढ़ाता है, हेटेरोजाइगोसिटी। F1 से बच्चों हम F2 पे जाते हैं, F2 में जाना तो इसे हमें यहाँ पर करानी पड़ेगी सेल्फिंग। F2 के लिए बच्चों जैसे हमने सेल्फिंग कराई सब जवाब देना, यहाँ पर प्योर कितने सोचो, तो देखो ना इसमें देख लो ये प्योर क्या 2 प्योर है और 2 तो क्या दोनों 50-50 है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं होमोजाइगस में लिख दिया 50% हेटेरो। अब फिर एक बड़ा अच्छा कंक्लूजन, जैसे ही हमने सेल्फिंग कराई होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो गई लेकिन हेटेरोजाइगोसिटी 100 से 50 हो गई, मतलब डिक्रीज। बताओ सेल्फिंग कराने पर क्या बढ़ती है, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। F2 में क्या मजा नहीं आता, F3 में चलते हैं। अब जो F3 लाना है तरीका, अगेन सेल्फिंग। जब बच्चों आप F3 लाओगे तो आप लोग क्या करना, घर जाके इसको या तो सोल्व करके देखना, आप इसकी सेल्फिंग कराना, इसकी भी सेल्फिंग कराना, इसकी भी सेल्फिंग कराना और इसकी भी सेल्फिंग कराना और चेक करना। तो जब सबको चेक करोगे तो यहाँ पर ये 100 से कितना होता 50, तो यहाँ 50 का भी आता 25 और जितना ये कम होगा उतना ये बढ़ जाएगा, यानी 75%। चाहे तो उसको अलग अलग करके सोल्व करके देखना, ये आंसर है मैंने कर रखा है।
F3 से हम आगे बढ़ते हैं F4। F4 के लिए फिर बोलो, या फिर सेल्फिंग कराएंगे, जैसे सेल्फिंग कराएंगे अब बताइए ये कितना, जो इतना इसका जस्ट हाफ बोलो 12.5, तो ये उतना ही प्लस 87.5%। अच्छा F4 में जाएंगे F5 बोलो 6.25, तो ये उतना ही 90 प्लस हो जाएगा। अरे बात समझ रहे? तो हमने एक बात बड़ी अच्छी सीखी, जैसे जैसे सेल्फिंग कराते जा रहे हैं होमोजाइगोसिटी क्या वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। मेंडल ने क्या होमोजाइगस प्योर लाइन बनाई थी कैसे, और मैंने और अच्छा बोला कंटिन्यूस सेल्फिंग, कुछ याद है यार? बताओ कंटिन्यूस सेल्फिंग से मेंडल ने क्या बनाया प्योर लाइन। अरे वही तो कांसेप्ट है कि अगर आप कंटिन्यूस सेल्फिंग कराते जाओगे प्योर लाइन बनती जाएगी, क्योंकि होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है। अच्छा कभी भी 100% नहीं आएगा, अरे लास्ट तक जाते जाओगे तो कुछ पॉइंट में तो रहेगा। इसलिए बच्चों कई बार ऐसे लिखते हैं कि जो प्योर लाइन होती है ना वो 100% होमोजाइगस नहीं, उसको लिखते हैं नियरली होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या चुपके से लिखते थे, हाँ क्योंकि हो सकता है खाद्य प्राण में कोई गड़बड़ रही हो, अरे इतने सारे प्लांट होते हैं हो सकता है गड़बड़ रही हो, तो इसलिए क्या शब्द ज्यादा बोला जाता है नियरली होमोजाइगस। नियरली शब्द क्यों सुना है, क्योंकि हो सकता है खाद्य प्लांट प्योर ना बनाओ। हमने बच्चों ओवरऑल कंक्लूजन ये सीखा ऑन सेल्फिंग, सेल्फिंग कराने पर बोलो बच्चों होमोजाइगोसिटी वुड बी इंक्रीज, या होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी और हेटेरोजाइगोसिटी कम हो जाएगी। तो सेल्फिंग कराने पे होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है, हेटेरोजाइगोसिटी कम हो रही है। क्या कंक्लूजन समझ में आया? इसको आप बना के